हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरी वीडियो नहीं जा पाई होगी हेल्थ इशू के कारण, तो उसके लिए सॉरी फ्रेंड्स। तो आज मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रैक्टिस सेशन लेके आई हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है ऑल यूनिट से, जितने भी यूनिट्स पॉलिटिकल साइंस के सब यूनिट्स हैं सारे से क्वेश्चन है। आगामी आप किसी भी स्टेट से हो, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। और ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज के क्लास का फर्स्ट। आज मैं 50 क्वेश्चन कराऊंगी। इस सेट में टोटल 100 क्वेश्चन है, तो मैं 50 क्वेश्चन आज कराऊंगी, नेक्स्ट क्लास में 50 क्वेश्चन कराऊंगी। तो पहला क्वेश्चन है आज के क्लास का, डायसी के अनुसार राजनीतिक प्रभुसत्ता निहित है। तो डायसी के अनुसार राजनीतिक संप्रभुता किस में निहित होती है? तो निर्वाचक वर्ग में। ठीक है, डायसी ने ही विधि का शासन भी दिया है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला है, एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्थाओं का परिणाम किसने बताया? क्या है? एकलवादी संप्रभुता को ऐतिहासिक व्यवस्था का परिणाम किसने बताया है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट वार्कर, ऑप्शन बी है एडी लिंडसे, ऑप्शन सी है एल टी हॉब्सहाउस, ऑप्शन डी है हेराल्ड लॉसवेल। तो इसका आंसर हो जाएगा हेराल्ड लॉसवेल। ये हैं आपके बहुल संप्रभुता के समर्थक हैं। ठीक है, एकल संप्रभुता के ये आलोचक हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, एक विचार के रूप में संप्रभुता किससे संबंधित है? एक विचार के रूप में। ठीक है, तो एक विचार के रूप में संप्रभुता विधि शास्त्र के अनुसार, संविधानवाद के अनुसार, अपराध शास्त्र के अनुसार, क्रिमिनोलॉजी के अनुसार, धर्मशास्त्र के अनुसार। तो विधि शास्त्र के अनुसार एक विचार के रूप में संप्रभुता को माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता के विचारों के निष्कासन को राजनीतिक विज्ञान की अस्थायी सेवा होने की अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित की गई? मैं फिर से एक बार क्वेश्चन पर देखो, संप्रभुता के विचार को निष्कासन के राजनीतिक विज्ञान की अस्थायी सेवा होने का अभिमत किस ग्रंथ में प्रतिपादित किया गया है? तो ये किया गया है आपको अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। और ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स किसकी बुक है? लास्की की बुक है, ये भी आप ध्यान रखना। लास्की की बुक है अ ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऑस्टिन के वैधानिक संप्रभुता लीगल सॉवरेंटी सिद्धांत के आगे चलकर कौन कौन सा विचार उद्भव हुआ? ठीक है, ऑप्शन ए है संसदीय संप्रभुता, ऑप्शन बी है संविधान की सर्वोच्चता, ऑप्शन सी एकात्मक राष्ट्रवाद, ऑप्शन डी है सर्वाधिकारवाद। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर हो जाएगा आपको सर्वाधिकारवाद। टोटलिटेरियनिज्म में आगे का इनका सिद्धांत विचार उद्भव हुआ है। अगला है, प्रभुसत्ता के विचार को राजनीतिक सिद्धांत में से निकाल देना चाहिए। किसने ये बोला था कि प्रभुसत्ता को राजनीतिक शास्त्र से, राजनीतिक सिद्धांत से निकाल देना चाहिए? कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है टीजीटी पीजीटी में, बिल्कुल आप ध्यान रखना। ये क्रेब का ये मानना था कि जो राजनीतिक सिद्धांत में उसको संप्रभुता को हटा, मतलब निकाल देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक स्पष्ट व्याख्या किसने की है? संप्रभुता की विधिक सिद्धांत की, तो ऑप्शन ए है मैकियावेली, ऑप्शन बी है हॉब्स, ऑप्शन सी है ऑस्टिन, ऑप्शन डी है बोंदा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। ऑस्टिन ने ये संप्रभुता के विधिक सिद्धांत की सर्वाधिक व्याख्या की है। ऐसे बात तो बोंदा ने भी की थी, बट जो सर्वाधिक व्याख्या करने की बात आ जाएगी तो उसमें जॉन ऑस्टिन हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, दबाव समूह से लॉबी इस अर्थ में भिन्न होता है कि? पहला ऑप्शन है अभिजन समूह, सुपर ग्रुप ऑफ एलिट्स होता है, सत्ता केंद्र के निकट होता है, कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है, सीमित सामाजिक आधार होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये कार्य क्षेत्र विधायकों तक सीमित होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है शासन पर 2 निबंध। देखो, 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, हमेशा देखो ये हिंदी में नाम दिया हुआ, आपने ये नहीं सुना होगा शासन पे 2 निबंध, लेकिन ये तो जानते हो जॉन लॉक की फेमस बुक है 2 ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। इन्होंने 2 तरह की वो बात की थी। अगली तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर डी।
आगे है लॉ के अनुसार सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य क्या होता है। तो पहला ऑप्शन है अराजकता की समाप्ति, दूसरा है प्राकृतिक अधिकार की रक्षा, सामाजिक समरसता में वृद्धि, अस्थायी शांति। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ नेचुरल राइट्स। ऑप्शन नंबर बी उनका क्या है, सामाजिक अनुबंध का उद्देश्य है प्राकृतिक अधिकार, जो हमें प्रकृति से अधिकार मिला है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का जो 3 अधिकार मिला है उसी की रक्षा करना है अनुबंध का कार्य। ठीक है, अगला है 1588 में मेरी माँ ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, मुझे और भय। हॉब्स का यह कथन किस बात की ओर इंगित करता है। ऑप्शन ए तत्कालीन इंग्लैंड की स्थिति, प्राकृतिक अवस्था का जीवन, पारिवारिक वातावरण, पूर्वाग्रह। तो ये जो उस समय जो था वहाँ पे इंग्लैंड में गृह युद्ध काफी छिड़ा हुआ था, उसके कारण जब वो पैदा हुए तो बोले मैं और भय मेरा जुड़वा भाई है, मतलब मेरे साथ भय से ही मैं उत्पन्न हुआ हूँ, तो इसलिए वो भय को अपने जुड़वा भाई बोलते थे। तो वहाँ इंग्लैंड की उस समय जो ऐसी स्थिति थी, इसके कारण उनके ये विचार थे। अगला है हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पारस्परिक संबंधों की स्थिति। तो हॉब्स के अनुसार उनकी जो है पारस्परिक संबंध की स्थिति क्या थी, एक दूसरे के प्रति उदासीनता, परस्पर द्वेष, प्रत्येक की दूसरे में युद्ध संलग्नता, सहयोग का अभाव। तो उन जो हॉब्स थे उन्होंने प्रत्येक की एक दूसरे से युद्ध की संलग्नता, क्योंकि उस समय जैसी परिस्थिति थी वैसे ही उनके विचार हुए। क्योंकि आप देखोगे कि जैसी परिस्थिति होती है आपके भी विचार वैसे ही होंगे। जैसे भी अगर हम जब थिंकर को पढ़ते हैं तो थिंकर के पढ़ते समय आपको उस समय की परिस्थिति का पता चल जाता है, क्योंकि जिस थिंकर ने जिस तरह की बातें लिखी है वो उस वातावरण, जैसे आप भी इन्फ्लुएंस होते हैं अपने इन्वायरमेंट से, तो वैसे जो थिंकर्स भी हैं वो भी अपने इन्वायरमेंट, अपने परिस्थिति से बहुत प्रभावित थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 क्वेश्चन, प्रकृति की ओर प्रत्यावर्तन के रूसो के आग्रह का अभिप्राय है। ऑप्शन ए है आदिम जीवन की ओर लौटना, बी है मनुष्य के सान्निध्य में जीवन यापन, सी है मनुष्य के सहज आवेगों का अदमन, बंधन रहित जीवन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मनुष्य के सहज आवेगों का अदमन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूसो के अनुसार प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य कैसा होता है। तो रूसो के अनुसार जो मनुष्य होता है वो कैसा होता है। ये वाला क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा। नोवेल सवेज बोलते थे, सभ्य बर्बर बोलते थे, ये रूसो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, आधुनिक यूरोपीय राजनीतिक दर्शन में इस विचार का प्रतिपादन किसने किया कि प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही भूमि का स्वामी हो जितने पर वह स्वयं खेती कर सकता है। ठीक है, तो ऐसी बातें बोले थे ये जॉन लॉक। आधुनिक यूरोपीय दर्शन के इस विचार का प्रतिपादन किसने किया, प्रत्येक व्यक्ति उतनी भूमि का स्वामी हो जितनी वह स्वयं खेती कर सके। तो ये हो जाएगा जॉन लॉक। अगला है रक्त संबंध से समाज का निर्माण होता है और समाज राज्य को जन्म देता है। राज्य की उद्भव विषयक यह मान्यता किसकी है। तो यह मान्यता आपकी है मैकाइवर की। रक्त संबंध के बारे में मैकाइवर ने बोला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य को मनुष्य के दुर्बलताओं के प्रति रियायत के मानने वाली विचारधारा कौन सी है। देखो एक बार फिर से मैं क्वेश्चन पूछ, राज्य को मनुष्य की दुर्बलताओं के प्रति रियायत के मानने वाली विचारधाराएं कौन सी है। ऑप्शन है व्यक्तिवाद, ऑप्शन बी है बहुलवाद, ऑप्शन सी है अराजकतावाद, ऑप्शन डी है श्रम संघवाद। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। ठीक है, व्यक्तिवाद। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिवाद उद्भाव्यम खुली प्रतियोगिता का अभिप्राय है। तो व्यक्तिवाद में जो खुली प्रतियोगिता का जो अभिप्राय वो क्या है, सभी समान है, प्रतिबंध अप्राकृतिक है, राज्य के नियंत्रण का निषेध, सबके लिए समान अवसर। तो इसमें हो जाएगा राज्य के नियंत्रण का निषेध। व्यक्तिवाद में जो खुली प्रतियोगिता का अभिप्राय है ये राज्य के नियंत्रण का निषेध। क्वेश्चन नंबर 19, लोक कल्याणकारी राज्य के विचार के उद्भव के मूल में क्या बातें थी।
तो इसके उद्भव में मूल बातें थी आर्थिक मंदी। ठीक है, 19 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला है राज्य एक आवश्यक बुराई, यह मत किसका। ये आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा, ये तो कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ये व्यक्तिवादियों के अनुसार क्या बोलते हैं, राज्य एक आवश्यक बुराई है, मतलब राज्य को वो आवश्यक बुराई मानते थे। कौन, व्यक्तिवादी। आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताया। आर्थिक समानता को एक वैज्ञानिक असंभावना किसने बताई, तो ये बताए थे आपके सर अर्नेस्ट वैन। सर अर्नेस्ट वैन, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मार्क्सवादी व्याख्या के अनुसार समानता का अभिप्राय क्या है। तो मार्क्सवादी जो समानता की का अभिप्राय बताते हैं, देखो पहला ऑप्शन है अवसर की समानता, दूसरा है कानून के समक्ष सबकी समानता, ठीक है, फिर है विशेषाधिकार युक्त तर्क की समाप्ति, समान आर्थिक असर। देखो मार्क्स जहाँ आ गया ना, तो उन्होंने आर्थिक की बात मेन की है, वो अवसर और ये सब नहीं, वो मेन उनका फोकस था आर्थिक पे, तो आर्थिक समान आर्थिक स्तर पे वो फोकस करते थे। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, सभी अधिकारों में अग्रगण्य अधिकार कौन सा है। पहला स्वतंत्रता, दूसरा समानता, संपत्ति और जीवन। तो इस जो चारों में है वो सबसे वो है तो जीवन का अधिकार। अभी देख लो सबसे इसमें क्या हो जाएगा, स्वतंत्रता, समानता, संपत्ति, जीवन। जब तक जीवन नहीं रहेगा, जीवन का अधिकार नहीं रहेगा, तो बाकी इस तीनों स्वतंत्रता का कोई, इन तीनों अधिकार का कोई मतलब नहीं बन जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, यह कथन किसका है। चाहे मैं आपसे सहमत नहीं हूं, पर आपके विचार स्वतंत्रता की रक्षा आपके विचार स्वतंत्र की रक्षा करूंगा। ये कौन बोले थे। ऑप्शन ए है जॉर्ज बर्नार्ड शा, वोल्टेयर, सर्टोरी और रूसो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा वोल्टेयर। तो अगर आपको नहीं आता है तो जैसे कोटेशन वाला क्वेश्चन तो आप लिख ही लो एक जगह, जितने भी थिंकर के कोटेशन है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में कोटेशन बेस्ड, मतलब कोटेशन से एक दो क्वेश्चन तो आते ही हैं, कुछ कुछ स्टेट जैसे यूपी है उसमें तो कोटेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं। जे.एस. मिल के अनुसार स्वतंत्रता का एक महत्व किस तथ्य में निहित है। स्वार्थ सिद्धि, व्यक्तित्व का विकास, समाज का उत्थान, उत्तरदायी व्यक्ति की सहज आस्था की अभिव्यक्ति। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का विकास। ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तित्व का विकास। आगे है ग्रेट ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुई। ये भी आप ये बिल्कुल ध्यान रखना, कहाँ कहाँ महिलाओं को कब कब मिला है, ये भी कई बार एग्जामों में सब कहाँ कहाँ मिला है, तो उसको आप एक जगह नोट डाउन करके लिख लेना। तो इस 1928 में मिला है। और अगर पूछे भारत में, तो भारत में जैसे ही हमें स्वतंत्रता मिली 1950 से, तो हमें सबको मताधिकार का अधिकार मिल गया था, हमारे लिए अलग से, महिलाओं के लिए नहीं। तो भारत पहला देश है जो एक साथ ही दोनों महिला और पुरुष सबको समान मताधिकार दे दिया, सार्वभौमिक मताधिकार जो बोलते हैं वो स्टार्ट हो गया था। अगला, प्रत्यक्ष लोकतंत्र प्रचलन किस देश में। स्वीडन है, ऑस्ट्रेलिया, सूरीनाम है, स्विट्जरलैंड। तो ऑब्वियसली स्विट्जरलैंड है। 27 का डी हो जाएगा। 28, लोकतंत्र को लोगों द्वारा लोगों के लिए शासन के रूप में किसने परिभाषित किया। तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए, अब्राहम लिंकन का ये कथन है। लोकतंत्र की सफलता के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो लोकतंत्र कब सफल होगा। पहला, आर्थिक समृद्धि, चुनाव, जागरूक जनता, शिक्षा। तो लोकतंत्र कहाँ पे सफल होगा, जब तक जागरूक जनता नहीं होगी। अगर चुनाव भी हो जाए, अगर हम भाग ही नहीं लेंगे तो फिर वो सफल नहीं होगा। तो जागरूक जनता, चुनाव तो आवश्यक है लेकिन उससे भी ज्यादा आवश्यक है जागरूक जनता। जब तक जागरूक जनता नहीं होगी तो लोकतंत्र की सफलता नहीं हो सकती है। अगला, कौन सा युद्ध लोकतंत्र की रक्षा के नाम से जाना जाता। ऑप्शन है क्रीमिया का युद्ध, गुलाबों का युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। तो जो स्वतंत्रता लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो युद्ध कहा जाता है वो है आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लोकतंत्र की क्योंकि उसके बाद बहुत सारे देश को स्वतंत्रता मिली थी, क्योंकि बहुत सारे उपनिवेश राज्य थे तो उनको स्वतंत्रता मिली थी, तो इसीलिए इसको लोकतंत्र की रक्षा
के नाम पर लड़ा गया युद्ध कहेंगे। हमारा भी देश उसके बाद ही आजाद हुआ है, तो इसलिए बहुत सारे अफ्रीकन देश, बहुत सारे। अगला, लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर है। लोकतंत्र की नींव का पहला पत्थर क्या है? ऑप्शन ए है व्यक्ति की गरिमा, ऑप्शन बी है व्यक्ति की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है समानता, ऑप्शन डी है जनता में विश्वास। तो इसका हो जाएगा जनता में विश्वास लोकतंत्र की पहला पत्थर है, नींव का पहला पत्थर है। अगला, निम्नलिखित में कौन सी लोग, देखो ये सब क्वेश्चन को आपको एलिमिनेट कर, हो सकता है आपने पढ़ा ना होगा, लेकिन अगर आपको थ्योरी इसकी अच्छे से पता है कि लोकतंत्र क्या होता है, कैसे होता है, तो आप ये क्वेश्चन कर दोगे। मैंने डेमोक्रेसी से रिलेटेड इसके टॉपिक के एमसीक्यू करा रखे हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप एक बार प्लेलिस्ट को जरूर देखना, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। मैंने काफ़ी सारे थ्योरेटिकल पार्ट को भी अपने चैनल पे कंप्लीट करा रखा है यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने 1-2 पार्ट बचे हुए हैं, वो भी मैंने यूजीसी नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंगली करा रखा है। वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर मेरा कंप्लीट हो चुका है। इंडियन थिंकर्स भी मैंने कंप्लीट, मतलब 2 से 3 थिंकर बचे होंगे। बाकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स भी मैंने अपने चैनल पे करा रखा है। पॉलिटिकल थ्योरी की भी क्लासेस ले रखी है। तो प्लीज़ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ एक बार अपने प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी हेल्पफुल क्लासेस मिलने वाली है। इसके अलावा यूजीसी नेट के भी जो 18 जून को पेपर हुआ था उसका भी मैंने एनालिसिस किया था, उसका भी आंसर की अपने चैनल पे अपलोड कर रखा है। अभी तो 4 सितंबर को है फिर से यूजीसी नेट यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होगा 4 सितंबर को, तो उसके लिए आपको 18 वाला क्वेश्चन जरूर आप देख लेना। इसके अलावा मैंने 2023 के भी क्वेश्चन करा रखे हैं, 21 के भी करा रखे हैं, प्रीवियस ईयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आपको एक मतलब अच्छा सा एक थिंकिंग आ जाएगी किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किस टाइप के क्वेश्चन हमें पढ़ने होंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी लोकतांत्रिक व्यवस्था 1972 तक महिलाओं के मताधिकार प्राप्त नहीं था? तो कहाँ जो था 1972 तक महिलाओं को मताधिकार प्राप्त नहीं था? तो इसका हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, स्विट्जरलैंड। लोकमत की आत्मा है, लोकमत की आत्मा किसमें है? तो लोकमत कहते हैं लोक कल्याण की भावना में। अगला है 34, ठीक है 34, लोकमत समाज की मूल व्यवस्था का सर्वाधिक महत्व रक्षक माना जाता है क्योंकि यह नैतिक संवाहक होता है, ये जन कल्याण लक्ष्य अभिमुख होता है, अधिकांश लोगों का मत होता है, जन अभिरुचि का प्रतिबिंब होता है। तो ये 34 का आंसर हो जाएगा आपका, ये जन अभिरुचि का प्रतिबिंब होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, लोगों को अपने पक्ष में करने हेतु तानाशाही द्वारा कौन सा हथकंडा अपनाया गया है? तो 35 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोकमत का छल योजना। ठीक है। अगला है, नौकरशाही का क्या कार्य है? तो नीति निर्धारक, नीति क्रियान्वयन, विकास योजना का निर्माण, जन कल्याण। तो जो नौकरशाही है उनका काम है नीतियों का क्रियान्वयन, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, नौकरशाही का सांगोपांग अध्ययन करने का श्रेय किसे जाता है? तो हरमन फाइनर, बिलोबी, मैक्स मूलर और मैक्स वेबर। तो ऑब्वियसली मैक्स वेबर हैं, इन्होंने उसकी नौकरशाही की अध्ययन और कितने टाइप ऑफ नौकरशाही वो भी करा रखा है मैंने। नौकरशाही भी शायद मेरे चैनल पे आपको कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में मिल जाएगा। समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाना किसका दायित्व होता है? समाचार पत्रों के लिए समाचार जुटाना, ये तो इसका हो जाएगा संवाददाताओं का हो जाएगा, ये कोई आउट ऑफ द बॉक्स के क्वेश्चन। ठीक है। अगला क्वेश्चन 39, मानवीय अधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाली अफ्रीकी नेता कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मानवाधिकारों की प्रतिष्ठा के लिए महात्मा गांधी के पथ का अनुसरण करने वाले अफ्रीकी नेता कौन थे? ये आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना होगा ना, काफी साल उन्होंने जेल में बिताए, वो अहिंसा, फिर महात्मा गांधी के पथ के पे चलते हुए उन्होंने वहां पे कार्य किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला है 40 क्वेश्चन, 19वीं सदी के उदारवाद का मूल मंत्र क्या है? तो 19वीं सदी का जो वो है उदारवाद, उसका मूल मंत्र है यदभाव खुली प्रतियोगिता, यदभाव्यम खुली प्रतियोगिता, इसका मतलब होता है। अगला, मार्क्सवाद के अनुसार परिवार की संस्थागत प्रकृति क्या है? नैसर्गिक है, आदिम है, बुर्जुआ है, कबीलाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा आदिम है, ऑप्शन नंबर बी।
नवीन एवं पुरातन पूर्वोदारवाद के अप्रतिहित रूप से प्रभावित विचार बिंदु क्या है? तो 42 का हो जाएगा व्यक्तिवाद, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 42 का ए हो जाएगा। अगला, पूंजीवाद के गढ़ में से पूंजीवाद को उजाड़ देने वाली बारूद की खोज निकालने का दावा मार्क्स के किस संदर्भ में किया था? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, क्या नाम है, 43 क्वेश्चन 43 का आंसर हो जाएगा पूंजीवाद के अंतर्निहित विरोधाभास, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44, संसद के मजदूरों एक हो जाओ, यह आह्वान किसने किया था? संसार के मजदूरों एक हो जाओ, ये आह्वान कार्ल मार्क्स ने किया था, ऑप्शन नंबर डी। अपने वैचारिक सॉरी अपनी वैचारिक अस्पष्टता के बावजूद फासिस्ट दल ने जिस बात को दो टूक शब्दों में बांधा किया था वो कौन था? तो उसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इटली के प्रभाव के विस्तार, ऑप्शन नंबर बी। फांसीवाद दल का संस्थापक कौन था? तो फांसीवाद दल का संस्थापक जो है ये मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर सी। बेंथम द्वारा खुली प्रतियोगिता पेनोटोनिक योजना, देखो ये वाला ही क्वेश्चन उसमें पूछा था 2018 एलटी ग्रेड का भी मैंने 2018 का जो क्वेश्चन है, देखो आप किसी भी स्टेट के हो, लेकिन किसी भी स्टेट का मैं जब क्वेश्चन कराती हूँ तो आपके लिए, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन ही घूम घूम के आते हैं, क्योंकि सिलेबस मोर और लेस आप देखोगे तो सेम ही रहता है। तो यही वाला योजना, तो ये के दंड विधान, दंड विधान के ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट। सम रुको युक्तर की निगरानी और नियंत्रण, सॉरी ये वाला ऑप्शन नंबर, सजा याफ्ताओं की निगरानी और नियंत्रण के लिए, ये ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, पेंटी कौन योजना। ऑप्शन, अगला क्वेश्चन है 48, फांसीवाद राज्य की प्रकृति क्या थी? तो फांसीवादी राज्य की जो प्रकृति थी वो थी आपके निगम राज्य। ठीक है, 48 का ये हो जाएगा निगम राज। अगला है, बेंथम ने राजनीतिक चिंतन की इमारत किस विचार पर टिकी हुई है? तो ये आपको कहने की जरूरत नहीं है, सुखवाद पे है। ठीक है, अगला है आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, किस स्थिति में बेंथम ने राज्य का विरोध करना उचित ठहराया है? तो किस में उचित ठहराया है? तो ये राज्य द्वारा अधिकारों का हनन में उन्होंने उचित ठहराया, ऑप्शन नंबर ए। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज मैंने मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन कराए, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे का 50 क्वेश्चन करा दूंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल आपके प्रिपरेशन में हेल्प कर रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।